भी समझ सकते हैं कि ये हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इन तीनों के बीच के गैप को खत्म करता है बेसिकली। देखो हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटीग्रिटी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज का टॉपिक इंटीग्रिटी है और उसमें से आप में से कुछ लोगों ने बताया इंटीग्रिटी का। देखो संकट क्या है, इसका चैलेंजेस क्या है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से समझाता हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद कर लें। आप एक सिविल सर्वेंट बने। सिविल सर्वेंट होते हुए आपको अ, बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। एक्चुअल में उनको अधिकार तो नहीं कहना चाहिए, वो दे आर नॉट राइट्स, वो ड्यूटीज हैं। बट उन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए बहुत सारे आपको राइट्स मिलते हैं। तो बेसिक पॉइंट तो आपकी ड्यूटीज होते हैं, बट उसके लिए आपको राइट्स मिलते हैं। तो एक तो एज ए सिविल सर्वेंट आपके आपके इंटरेस्ट हैं। एज ए सिविल सर्वेंट इंटरेस्ट है कि जो सिविल सर्विसेज का जो आइडिया है, जो जॉब की, जो सर्विस की रिक्वायरमेंट, ये आशीष ये माइक ऑफ करो। जो इस जो इस सेवा की, इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना, उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करना, जो इस सर्विस का इंटरेस्ट है। सर्विस का इंटरेस्ट है कि आप अपनी जो भी आइडियल्स क्रिएट किए गए हैं स्टेट के थ्रू, आपको काम दिया गया है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी अपनी 100% अपनी योग्यता से उन आइडियाज को, उन आइडियल्स को फुलफिल करना। दूसरा, आप एक खुद भी तो इंडिविजुअल हैं। तो कई बार हमारे जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो पर्सनल हमारे इंटरेस्ट हैं, और जो हमारे सर्विस के पोस्ट से जो इंटरेस्ट हैं, वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। वो उनका कॉन्फ्लिक्ट का ना होना इंटीग्रिटी है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन ही कर रहा हूं और कई तरह से डिफाइन करूंगा, आपको रटना नहीं है, ठीक है? आपको समझना है। फिर भी मैं एक लिखा देता हूं ताकि उस बेस पर आप सोचें, और उसको मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज में लिखवाऊं। आपको भी ऐसे ही तैयार करना है कि आप समझ जाएं कॉन्सेप्ट को। तो आप कह सकते हैं, अगर मुझे डिफाइन ही करना हो कम शब्दों में, तो हित विरोधता, हित विरोधता का ना होना, यानी कि अब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इज इंटीग्रिटी। तो मैं यहां लिख देता हूं, absence of conflicting interest is integrity। विरोधी हितों का या हित विरोधिता का अभाव सत्यनिष्ठा है। मतलब एक साथ दो विरोधी हितों का न रहना ही सत्यनिष्ठा है। एक साथ दो विरोधी हित क्या हो सकते हैं? एक आपका एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रामलाल, एक आपका इंटरेस्ट है, आप जो भी हैं, और एक उस पोस्ट की वजह से जो सर्विस का पोस्ट मिला है आपको, लेट से आप एसडीएम गाजियाबाद हैं, कलेक्टर गाजियाबाद हैं, जो भी हैं आप, तो उस पोस्ट के साथ आपको कुछ निष्ठा जुड़ी हुई है कि उसका आपको उस पोस्ट से निष्ठावान होना चाहिए। बट कई बार आपके इंटरेस्ट, तो जैसे कल परसों मैंने बताया होगा, आपकी सैलरी है 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ ये तो, ठीक है, इन जनरल। और आपको काम मिला है 200 करोड़ रुपए का, उसका आवंटन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, या उसके उस तरह का काम मिला है। आपका एक इंटरेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मैं रख लूं, या मैं इसका करप्ट इस्तेमाल करूं। करप्शन का मतलब मैंने बताया था, जो आपकी संस्था के, जो आपके इंस्टीट्यूशन के आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, उसको उस तरह फुलफिल ना करना करप्शन है ना? तो आपको मिला था काम, उसको आपने निस्वार्थ भाव से नहीं किया, उसमें अपना स्वार्थ देखा, भाई भतीजावाद देखा, गांव का आदमी, सरनेम देखा उसका, या जो भी, जैसे भी आपको वो सरनेम देखने के लिए आपने किसी इसके लिए आपको पोस्ट नहीं मिला था, ठीक है? तो इन शॉर्ट, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट मैंने बताया समझने के लिए आपको कि आपका पोस्ट और आपके पर्सनल इंटरेस्ट, इनके कॉन्फ्लिक्ट का ना होना
क्या कहलाएगा? इंटीग्रिटी। ठीक बात है, बात समझ रहे हैं ना? विरोधी हित का ना होना, विरोधी हितों का ना होना। विरोधी हित होते क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? मतलब लोकहित, लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट के साथ विरोधी स्वहित का ना होना ही सत्यनिष्ठा है। मैं उसी चीज को कई तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी पर्सनल इंटरेस्ट विथ पब्लिक इंटरेस्ट इज इंटीग्रिटी। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी पर्सनल इंटरेस्ट विथ पब्लिक इंटरेस्ट इज इंटीग्रिटी। बात समझ में आ रही है ना सबके? जी सर, जी। तो जैसे आपने लिखा था कि कौन कौन से पॉइंट में हम पढ़ेंगे, तो एक लिखा था आपने कि सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, तो वो मैंने आपको बताया। दूसरा आपने पॉइंट लिखा था कि इसके एग्जाम्पल्स दें, जो एग्जाम्पल्स भी कैसे होने चाहिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ के हों, व्यवहारिक एग्जाम्पल हों। उसी में आपने एक एक पॉइंट और जोड़ लो, उसी में आगे लास्ट में, आप अपने आप को कैसे सत्यनिष्ठ बनाएंगे, ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है। हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटीग्रिटी, आप अपने आप को सत्यनिष्ठ कैसे बनाएंगे? देखो मुश्किल काम है, आप बात को समझो। आपको जो सैलरी दी जाती है और जो आपके हाथ में पैसों का आवंटन होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और उसमें तमाम रूल्स रेगुलेशन के बावजूद अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी का नोशन लूज है, तो जाहिर सी बात है आप पब्लिक इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा ऊपर रखेंगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को। जो उस सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है, उस सर्विस की जो जरूरत है, उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो हम देखते हैं बहुत ही मासूम से बच्चे होते हैं, जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छे आपके आइडियल्स भी होते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचते पहुंचते तो बहुत कम लोग उसी इंटीग्रिटी के साथ रिटायर होते हैं। वो बीच में ज्यादातर मामले में कहीं खो जाता है। और अगर ऐसा ना होता तो इन 70 साल में सोसाइटी में कुछ और इससे बेटर सोसाइटी होती, बेटर हमारे और सर्विसेज होती। ये बात तो आप मानेंगे, यस और नो? यस सर। तो 4-5 चीजें मैं आपको बता देता हूं, 4-5 तरह से लिखवा देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए तो आप उसको समझें। तो मैंने एक तो बताया कि विरोधी हितों का ना होना, है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कॉन्ट्ररी इंटरेस्ट, कॉन्ट्ररी बिटवीन पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो इंटीग्रिटी है। तो और कैसे समझेंगे इसको? स्वहित या स्वार्थ, सेवा वाले मूल्यों के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ का ना होना। सेवा वाले मूल्य क्या है, सर्विस वाले वैल्यूज क्या है? इस एग्जाम का नाम ही देखो क्या है, सिविल सर्विसेज। सर्विसेज है ये, सर्विस के लिए आप जा रहे हैं। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, अगर हम इसकी बिल्कुल मॉनेटरी टर्म में देखें, अच्छा दो हित हैं, इसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। जो आपको सर्विस में आपको पर्सनल, जो आपको, तो सर्विस में दो तरह के आपके इंटरेस्ट मिल रहे हैं। एक तो हो गया आपका पब्लिक इंटरेस्ट, और एक है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट में इसको भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, अगर हमें बिल्कुल ही डिटेल में समझना हो तो। पर्सनल इंटरेस्ट में आपको सैलरी मिलती है, आपको रहने के लिए आवास मिलता है, यानी कि आपको रेजिडेंस मिल रहा है, आपको और गाड़ी मिल रही है, और सर्विसेज मिल रहे हैं जो आपको सर्विस के साथ दिया जा रहा है। उनका यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल ही है आपके, बट वो तो ड्यू हैं। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी सैलरी छोड़ दें, या जो आपको
और तरह के जो आपको आपकी ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं उनको छोड़ दें, उसकी बात नहीं हो रही है। बात यहां हो रही है कि इसके आगे, पब्लिक इंटरेस्ट के आगे, जब आपके जो दूसरे, जिनको हम करप्ट इंटरेस्ट कह सकते हैं, और करप्शन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, करप्शन का मतलब हमेशा रिश्वत लेना नहीं होता, वो तो है ही, पर वो छोटी मोटी बात है। जो भी, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप पुलिस हैं, जो भी हैं आप, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में हैं, के आइडियल्स को फॉलो ना करना करप्शन है। ठीक है, तो मेरा काम था कि मैं कलेक्ट्रेट में बैठूं और आज मान लो, लेट्स से आज मंडे है, मंडे को दिन में रखता हूं कि मैं लोगों से मिलूं और जो भी जिले में लोग प्रॉब्लम है वो आके मुझसे बताएं। ये मेरे काम का पार्ट है, और मैं उससे मैं मक्कारी कर रहा हूँ। पैसे वैसे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी से रिश्वत नहीं ले रहा, बट मैं काम, मुझे वहां पे 5 घंटे या 4 घंटे बैठना था, मैं 1 घंटे में ही टरका दिया मैंने सबको, तो इसका मतलब करप्ट प्रैक्टिस है ये। तो ध्यान रखना है, जब मैं पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो जो आपको आपको मिले ही हुए हैं उनको त्यागने, उनको छोड़ने की बात नहीं कह रहे कि सैलरी या जो भी सर्विस के साथ आपको जुड़े हुए हैं वो तो नहीं, बट आप समझ सकते हैं दूसरे इंटरेस्ट जिसमें, जिसको करप्ट प्रैक्टिस कहा जा रहा है। तो दैट इज, इसको और हम कैसे कह सकते हैं, सेवा वाले पदों पर निस्वार्थ भाव से काम करना सत्यनिष्ठा है। टू सर्व विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट इज इंटीग्रिटी। तो निस्वार्थ कर्तव्य पालन करना सत्यनिष्ठा है। आप कई तरह से इसको लिख सकते हैं, निस्वार्थ, या और कैसे कह सकते हैं, किसी संस्था की जो आचार संहिता है, आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, को पूरी निष्ठा से पालन करना तथा किसी व्यक्तिगत हित के लिए उसका उल्लंघन न करना ही सत्यनिष्ठा है। किसी इंस्टीट्यूशन की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, आचार आचार संहिता, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी निष्ठा से पालन करना और उसको निजी हित के लिए उसका उल्लंघन ना करना सत्यनिष्ठा है। ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही चीज को हम कई तरह से कह सकते हैं। और कह सकते हैं, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट के पोस्ट पर हों, जब आप लोक हित के पद पर रहते हुए व्यक्तिगत लाभ न लेना सत्यनिष्ठा है। लोक हित के पद पर रहते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट के पोस्ट पर आप हैं, तो उस पोस्ट पर रहते हुए पर्सनल प्रॉफिट, व्यक्तिगत लाभ न लेना सत्यनिष्ठा है। क्लियर हो रही है ना बात? और एक लास्ट एग्जांपल हम इसका, और इसका लास्ट हम एक बात और कह सकते हैं इसको, जहां लोक हित के साथ स्वहित का टकराव हो, वहां स्वहित को पीछे छोड़ देना क्या है? सत्यनिष्ठा। जहां पर पर्सनल, पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में टकराव हो, वहां पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ देना सत्यनिष्ठा है। मेरे ख्याल से कई तरह से हमने इसको समझ लिया है, सही है या नहीं? जी सर। तो अब देखो, बात को समझो, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने कहा कि उससे भी हम समझते हैं। आप एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी निष्ठा संविधान के प्रति है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उसके प्रति आपको निष्ठावान रहने की आवश्यकता है। सही बात है या नहीं? तो आप उसके प्रति निष्ठावान तो हैं, बट मान लो साथ साथ आप किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान भी हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, है ना, सीपीआई, कोई भी,
तो आपने क्या किया, आपको आपका आदर्श या आपकी निष्ठा किसके लिए होनी चाहिए, संविधान के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? संविधान के लिए सर। संविधान के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आप एक व्यक्ति भी हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए बार बार रामलाल बोल रहा हूं, अगर किसी का कोई मैं इंडिकेशन किसी की तरफ नहीं है, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं। रामलाल सिविल सर्वेंट भी है और रामलाल इंडियन सिटीजन भी है। इंडियन सिटीजन होते उसके पास वोटिंग राइट्स है, वो वोट देता है, वो किसी पार्टी को पर्सनली ठीक समझता है और उसका वोटिंग राइट खत्म नहीं हो रहा उसकी वजह से, या उसके दूसरे राइट्स खत्म नहीं हो रहे, वो सब अपनी जगह है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जब वो संवैधानिक पद पर है, जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, तब उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत पावरफुल है। और वो रहते हुए साथ साथ अगर कोई दूसरी संस्था है जिसका जिसका आदर्श संवैधानिक आदर्शों से विरोध है, लेट्स से अपोजिट है उसके, या उससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियल्स हैं उससे कोई अलग आइडियल हैं किसी संस्था के, उसके प्रति अगर कोई निष्ठावान है तो वो सत्यनिष्ठ नहीं है, इंटीग्रिटी उसके अंदर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। इसी तरह मैं एक प्लेयर हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह की न्यूज़ पढ़ना और उसको अगर आप फॉलो करते हो, एग्जाम के लिए तो करना ही है, तो आपने हो सकता है कुछ समय पहले, मुझे एक नाम याद आ रहा है, आ, एक फुटबॉलर था स्पोर्ट्स में, स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, एक फुटबॉलर था और लगातार बहुत अच्छा फुटबॉलर था एक जमाने में ये। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, उसके जो निष्ठा है, जो उसकी इंटीग्रिटी है एज ए गेम, एज ए उसके साथ है। बट बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छा स्कोर करता था, बहुत अच्छा ये अच्छा फुटबॉलर था। बाद में पता चला कि वो बहुत सारे दवाइयां लेके अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और गेम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जो कि बैन है। बट शुरू के खेल में उतना हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मशीनें नहीं थी कि लोगों को चेक कर पाएं, कि अब तो खैर काफी हो गई हैं, पर इसके बावजूद कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो अभी स्कैन ना हो पाए, पॉसिबल है, क्योंकि चोर तो हमेशा एक कदम आगे होते हैं। पर खैर उस समय जो बहुत सारे जो मेडिसिन बैन किया हुआ था, वो ये लेते थे जिससे इनके अंदर अ, ज्यादा स्टेमिना थी और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन जब पता चला तो जाहिर सी बात है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और ये बहुत जाने माने फुटबॉलर माने जाते हैं। तो क्या तोड़ा इन्होंने? उन्होंने जो संस्था के आदर्श हैं, जो उस इंस्टीट्यूशन के आदर्श हैं, उस गेम के आदर्श हैं, स्पोर्ट्स के आदर्श हैं, उसको डाउन किया और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अप किया। तो ये माना जाएगा कि वो इंटीग्रिटी नहीं किया इन्होंने। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह इकोनॉमी में, अभी आपने कुछ समय पहले, कोई 10 साल हो गए, सत्यम सॉफ्टवेयर एक करके होता था, काफी बड़ा नाम था। जैसे इंफोसिस है, जैसे और भी दूसरे टीसीएस हैं, इसी तरह एक काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी सत्यम सॉफ्टवेयर। सत्यम सॉफ्टवेयर में तो मैं एक इकोनॉमिक इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूं। बाद में पता चला कि वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे क्या कहलाता है? इकोनॉमी में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम हो, तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? आप इस कंपनी के सीईओ हैं या कोई और भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कुछ हैं जो आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, और उस ज्ञान का फायदा उठाकर आपने कोई निजी हित के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या किया? आपने शेयर्स खरीदे या बेचे, क्योंकि आप ही को पता है, सबको नहीं पता उसके बारे में। तो आपको मान लो लेट से कोई ऐसी न्यूज़ पता है, क्योंकि आप मैनेजमेंट में हैं और उसका आप फायदा उठा रहे हैं, और फायदा उठा के पर्सनल इंटरेस्ट के फुलफिल के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो हम इकोनॉमी में इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं?
इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर मतलब आप इनसाइडर हैं, इनसाइड के व्यक्ति हैं, अंदर के आपको ज्यादा पता होगा, इस चक्कर में इस तरह से आपने ट्रेड किया जो एक आम आदमी को नहीं पता। या इसको दूसरा आसान से समझ सकते हैं, हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे पिछली गवर्नमेंट के, है ना, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने क्या किया है, अपने बेटे के नाम, वो फाइनेंस मिनिस्टर, पता ही है आपको मैं बात कर रहा हूँ, पिछले फाइनेंस मिनिस्टर की जो पिछले यूपीए गवर्नमेंट में थे, तो उनके ऊपर अभी प्रूव नहीं हुआ बट उनके ऊपर एलिगेशन है, आरोप है कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, जो कि फ्रांस की कंपनी थी, फायदा पहुंचाने के लिए उसने उनको किस तरह से रिश्वत दी या किस तरह से इंटीग्रिटी तोड़ी। आरोप यह है कि उनके लड़के के नाम एक कंपनी खोली गई, या एक कंपनी थी जिसमें उनको एक बड़ा हिस्सा दिया गया, उनके उनके लड़के को, कंपनी थी फ्रांस में, ठीक है, ताकि इस बहाने, अब रिश्वत अगर मैं पैसे में लूंगा या कुछ और लूंगा तो हो सकता है कि कई तरह की समस्या आए, बट अब बेटा मेरा कोई गुलाम तो नहीं है, वो कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या किसी कंपनी में उसने बिजनेस किया है, तो अब डायरेक्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये कहने को बनेगा। बट आपको पता है उसके बेटे को इनकी योग्यता के बेस पे तो किसी कंपनी का में पार्टनर नहीं बना दिया जाएगा, बट ऐसा किया गया, पार्टनर बनाया गया, और एक तरह से जो इंटीग्रिटी है पॉलिटिक्स में वो तोड़ी गई। पनामा पेपर्स का नाम सुना होगा आपने, बताओ रोहिणी, पनामा पेपर सुना है आपने, क्या है, क्या होता है, क्या क्या था ये? यस सर, पनामा पेपर्स लीक हुए थे तो उनमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की ब्लैक मनी होने की रिपोर्ट्स आई थी, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन आल्सो। तो पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी के ना होने के हम एग्जांपल दे सकते हैं, पनामा पेपर्स वाला, जिसमें पता चला कि बहुत लोगों के अनअकाउंटेड अकाउंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स में, खासतौर पर स्विस, और जहां पर जिसको हम कहते हैं चोर, जहां पे पैसे अपने रखते हैं, तो ये इंटीग्रिटी का अभाव है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ही इकोनॉमी का, इकोनॉमी में एग्जांपल क्या था, वो क्या लिखा है ऊपर, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। इसी तरह अब आप लोगों को सोच के बताना है, तब से तो मैं ही बोल रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रिटी के लिए एक स्कोप है, और इंटीग्रिटी ना टूटे उसके लिए एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल नंबर आपको बताना है, मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो आर्टिकल है वो भी इंटीग्रिटी के लिए है, ताकि इंटीग्रिटी रखें आप जिस सार्वजनिक पद पर हैं, जैसे मान लीजिए आप आईएएस हैं, या आप एक पॉलिटिकल पार्टी में लेट्स से आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, साथ साथ आप रिलायंस के यहाँ जॉब भी करते हैं, या रिलायंस के सीए भी हैं, या आप उसके एडवोकेट हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, या आप कोई और दूसरे लाभ का पद रखे हुए हैं, तो लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, और वो सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी को लेकर ही है। जल्दी से बताओ आर्टिकल नंबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी बताए। सर 102 और 191। सर सर 191 102 का वन पार्ट है सर, ऑफिस ऑफ हाँ, प्रॉफिट। तो ये भी क्या कह रहा है, इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, कि ये कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के पोस्ट हैं उस पर भी बैठे हैं, और कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी आप कुछ चला के रखे हुए हैं, ये इंटीग्रिटी के खिलाफ है ना। अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसे हम 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाल फिलहाल में मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, राम मंदिर का जब केस क्लियर नहीं हुआ था उस समय राजीव धवन जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि एक नागेश्वर प्रसाद या समथिंग कुछ नाम था, वो केस था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के इस समय जज हैं, जिस समय वो राम मंदिर वाला मामला देख रहे थे, वो भी एक पार्टी थे, कहीं पे वकील थे किसी जमाने में,
तो ये कहा गया कि आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। हो सकता है आप जजमेंट सही ही दें। जैसे मान लीजिए हाँ हाँ, नागेश्वर प्रसाद याद आया, नागेश्वर प्रसाद वाला मामला था जिसमें एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय जज थे, वो किसी जमाने में नागेश्वर प्रसाद एक केस था उसके वकील हुआ करते थे, कोई 15 साल पहले 18 साल पहले। तो जिस केस के वो वकील थे वही केस उनके कोर्ट में आया जब ये जज बन गए। तो उन्होंने ये कह के उस केस को जज चेंज किया, अपने आप को हटाया और दूसरा जज रखा अपनी जगह, कि क्वेश्चन मार्क किस पे लग सकता है मेरे जजमेंट में? इंटीग्रिटी पे। इंटीग्रिटी पर। और ये एक अच्छा आदर्श है भाई, ठीक है। हो सकता है फैसला मेरे जो किसी जमाने में मेरा मुवक्किल था, मेरा क्लाइंट था, उसके पक्ष में आए या विपक्ष में आए, जो भी आए, बट अगर मैं इन्वॉल्व हूँ, एक जमाने में मैं इनका वकील था, आज हूँ, और वही केस मेरे हाथ में आया है, तो जाहिर सी बात है मुझे इंटीग्रिटी को देखते हुए क्योंकि हो सकता है पर्सनल इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी। तो ऐसे 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, जो अच्छा तो होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला दे दें आप, वो जरूर दें अगर आ जाता है तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ज्यादा ऑथेंटिक बात है। आप इकोनॉमी में बता सकते हैं कि अगर जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है वो अपने आप में एक अगेंस्ट सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी है। या आप स्पोर्ट्स का दे सकते हैं, आप कहीं का भी किसी भी तरह यूज कर सकते हैं इसको, कि दो इंटरेस्ट का टकराव का ना होना इंटीग्रिटी है। क्या ये बात पूरी तरह समझ में आ गई? जी सर। जी। ओके। दूसरे चरण या दूसरा हम इसको क्वेश्चन देख सकते हैं कि बनती कैसे है। भाई ठीक है, मान लो हमें सिखाया ये गया, क्योंकि सिखाया तो यही जाता है, सिखाया ये जाता है कि मान लो मैं यहाँ पर आईएएस हूँ और पिताजी वगैरह या घर के फैमिली के और लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा पैसे वैसे दिया करो, भाई घर में पैसों की जरूरत रहती है। तो मैंने पिताजी को कुछ पैसे भेजे। फिर वो हमेशा ही वो मांग रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरी सैलरी बहुत कम है, 1 लाख रुपए के लगभग मेरी सैलरी है, और ऐसे में आपको थोड़ा सा इस सबको समझते हुए ही खर्चा वर्चा करना चाहिए। पिताजी कह रहे हैं कि एक तुम ही एक आईएएस हो, हद हो गई, फलाना भी आईएएस है, आज तक मैंने उसका कोई कमी नहीं देखी उसके घर में, ठीक है, तुम पता नहीं क्या करते हो। अब ये पिताजी भी कह रहे हैं, अम्मा भी कह रही हैं, पड़ोसी भी कह रहे हैं, मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि यार तुम पता नहीं, तुम्ही को देखा है कि हर चीज में तुम्हारी किल्लत रहती है ना। 20 तारीख के बाद तुम कहते हो कि अभी रुक जाओ, 8-10 दिन और है, सैलरी आ जाए तब ये काम देखेंगे। बाकी तो तुम्हारे यहाँ ही जो चपरासी है, पियून है, उसके देखो एप्पल वॉच 6 पहन के घूम रहा है, तुम एचएमटी नहीं सही करवा पा रहे हो, मतलब कुछ भी। तो हमें आमतौर पे इनपुट ऐसा मिलता है जिसमें इन जनरल, ऐसा नहीं कि हर एक को ऐसा मिल रहा होगा, बट मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए सुख का मतलब, मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के लिए परचेजिंग पावर चाहिए। अब परचेजिंग पावर तो लिमिटेड है जो हमें सैलरी मिल रही है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सकूं, कंज्यूम क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा ज्यादा सामान हो मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा कोठी हो, बंगले हो, गाड़ी हो, या जो भी हो, जो भी मैं कंज्यूम मुझे पसंद है, उसके लिए परचेजिंग पावर चाहिए। सैलरी तो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड तो है नहीं। कंज्यूम करने की जो मेरा करेक्टर है, नेचर है, वो तो अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड मेरे सोर्स हैं सैलरी, और अनलिमिटेड मेरे डिजायर्स हैं। तो आप बताओ ऐसे में इंटीग्रिटी कितनी देर तक टिक सकती है? और जबकि तब जब मेरे ही हाथ से जो मैं चेक काटता हूँ अपने कलेक्ट्रेट में बैठ के, वो सैकड़ों करोड़ों रुपए का काटता हूँ। गाजियाबाद या नोएडा जैसे जगह, या लखनऊ या इलाहाबाद जैसे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक बहुत मामूली सी बात है कि एक कलेक्टर के अंडर में हर महीने वो 100 करोड़ रुपए का आवंटन करता हो, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहाँ मैं देख रहा हूँ 100 करोड़ रुपए, और कहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं 20 तारीख के बाद इंतजार कर रहा हूँ कि 8-10 दिन और कैसे ही गुजर जाएं तो सैलरी आए, तो फिर तो अब प्रेशर है सोसाइटी का, जो मेरे अपने हैं उनका। तो आपको लगता है कि इस आदमी को
का इंटीग्रिटी बनाए रखना आसान नहीं होगा इसके लिए? बताओ, यस और नो? क्योंकि आपको समझना होगा, हम अपनी खुशियों के लिए अपने लोगों की तरफ देखते हैं कि वो खुश है या नहीं, या वो मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं कि नहीं, और वो लगातार अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस, जो मैंने शुरू में कहा कि मुझे लग रहा है कि बस तुम ही एक आईएएस बने हो, है ना, तुम्हारे फटे हाल रहते हैं हमेशा चेहरे पर, 12 बजा रहता है, और सामने वाले को देखो, वो तो क्लर्क ही है, या वो भी तुम्हारे साथ का आईएएस है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसने भेजा है, येल में भेजा है बच्चों को, यूएस में भेजा है। ऐसा दबाव हो सकता है कि नहीं, होता होगा कि नहीं समाज में? आप सोचो जरा, काल्पनिक रूप से ही सोचो। यस सर। तो अनलिमिटेड डिजायर्स, और डिजायर्स कौन से हैं? जो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, वही मेरी समझ है कि जितना मैं कंज्यूम करूंगा उतना मैं सुखी हूं। ये मेरा दिमाग का नोशन है, अगर, या जो कि होता है बहुत सारे लोगों का। तो ऐसे में अनलिमिटेड डिजायर्स को लिमिटेड जो मेरी सैलरी है उससे पूरा नहीं किया जा सकता। और मुझे रोज नोट तो दिख ही रहे हैं, मुझे नोट दिख रहे हैं कि मुझे बहुत करप्ट होने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खाली चुप भी रहूं, इशारा भी कर दूं। कोई ठेकेदार आया, मैंने कहा कि यार बहुत अच्छी घड़ी है तुम्हारी, नया मॉडल है क्या? उसने कहा कि हाँ सर, अभी अभी लॉन्च हुआ है, एप्पल 6। बस आपने कुछ कहा तो है ही नहीं। बाकी उससे कहा कि साइन वाइन ठीक है, साइन वाइन हो जाएंगे 2-4 दिन में आना, वो भी समझ गया, मांगा तो है ही नहीं आपने। अगले दिन दिवाली गिफ्ट में वो 3-4 ले आया, क्योंकि वो जानता है कि अगर 4 बार दौड़ा दिया इन्होंने, और दौड़ा सकते ही हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो मेरा पता नहीं कितना का नुकसान हो जाएगा। मान लो किसी ठेकेदार की 50 जेसीबी खड़ी हैं, और वो काम रुक जाए 1 हफ्ते के लिए, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो वो आपने मांगा भी नहीं है, और आप उस समय मना भी करें, अरे नहीं नहीं, अरे अच्छा नहीं लगता, अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। या और भी बहुत सारे तरीके से, क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा मेंटल सॉफ्टवेयर है, उसकी कमजोरी से इसको चैलेंजेस हैं, इसको संकट है। तो विचारधारा में अगर स्वार्थवाद है, विचारधारा में अगर ये है कि मुझे खुश होने का मतलब, मेरी लाइफ की खुशी का मतलब है मेरे ज्यादा से ज्यादा वही सेंस ऑर्गन्स मेरे सेटिस्फाई हों, मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लूं, अगर ये सॉफ्टवेयर है, अगर ये मानसिकता है, ये विचारधारा है, तो इंटीग्रिटी को संकट है, चैलेंज है। यस और नो? तो मैं पहले संकट ही बता देता हूं कि सत्यनिष्ठा का संकट क्या है, या व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रिटी। तो सबसे पहला तो विचारधारा का, सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस का, जिसमें अगर मुझे ये मेरे मूल्य हैं, ये मेरे वैल्यूज हैं कि ज्यादा कंज्यूम का मतलब ज्यादा खुश होना, और ज्यादा कंज्यूम का मतलब फिजिकल चीजों का कंजम्पशन, पैसा और वगैरह वगैरह, तो ये संकट है। तो समाधान पे बाद में आएंगे। और क्या संकट देखते हैं आप, हैं बताओ, और क्या चैलेंजेस हैं इंटीग्रिटी को लेकर, या हो सकते हैं? तो आपने एक चीज देखा होगा, मुझे ख्याल आया, अगर आप लोग मेंस का फॉर्म देखेंगे, डेफ देखेंगे, तो उसमें आमतौर पर अभी तक, क्या पता कल को हटाएं, अभी तक आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, आपकी हॉबीज क्या हैं, वगैरह वगैरह पूछा जाता है। और जितनी वैरायटी होती है, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपके लिए खुशी का मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं। खुशी का मतलब केवल नोट के बंडल आते हैं उसको देख के खुशी मिलती है, खाली उसकी खुशी नहीं है, खाली फिजिकल वर्ल्ड की खुशी नहीं है आपके लिए। आपको म्यूजिक का भी शौक है, आपको कुछ और चीजों का शौक है, कुछ और जिसको हम क्रिएटिव कहते हैं, क्रिएटिवनेस है आपके अंदर। तो खुशी, बहुत चांसेस हैं, करप्ट तो वो भी हो सकते हैं, बट चांसेस हैं, क्योंकि आपके खुशी के डिफिनेशन बहुत सारी है, मल्टीपल डिफिनेशन में खुशी आप ढूंढते हैं। जब आप साहित्य पढ़ते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, डांस देखते हैं, कोई आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव, इवन कि आप
कुकिंग करते हैं, XYZ। तो ये अंदाजा लगता है कि आप एक मोनोटस टाइप के प्राणी नहीं हैं, जो खुशी का मतलब खाली एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ और एकुमुलेशन ऑफ फिजिकल गुड्स है आपका। तो सत्यनिष्ठा का संकट उन लोगों के लिए कम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं जिनके मूल्य वैल्यूज डिफरेंट हैं। बात है या नहीं, बताओ भाई। खुशी दो तरह से मिल सकती है। किसी को आपने सर्व किया, आप कलेक्टर हैं या आप कुछ भी किसी भी पोस्ट पर हैं, आपके पास कोई आदमी आया और उसने अपना दुखड़ा रोया, आपको लगा कि जेन्युइन आदमी है, आपने पता भी किया कि हाँ भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है इसकी, और वो आपने एक कलम चलाई या एक फोन किया या थोड़ी सी कोशिश की, उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई। काफी गरीब आदमी है, बट उसकी आंखों की चमक, खुशी आपको खुश कर सकती है। एक खुशी ये हो सकती है कि आपने, जो एक आदमी जिंदगी भर पैर रगड़ता रहता, एड़ी रगड़ता रहता, तब भी शायद ना कर पाता, आपने थोड़ी सी कोशिश की और उसके लाइफ में वो जो अंधकार था, जो प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। और उसकी आंखों की चमक, उसकी आंखों आपकी तरफ देखना भर उस ढंग से, शायद उसके पास शब्द भी ना हो, बहुत अच्छे थैंक यू ना बोल पाता हो, इतने सोफिस्टिकेटेड उसकी लैंग्वेज ना हो, बट ये आपको खुश खुश कर सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप असंवेदनशील हो, इनसेंसिटिव हो, आपको लगे इससे फर्क नहीं पड़ता भैया, हम ये काम करते हैं, बंधा हुआ है, आप बात कर लें हमारे पियून से, वो बता देगा। पियून ने बताया कि सर एक साइन करने का इतना लेते हैं, अब कराना हो कराओ, अब तो मर मर जाओ, हमसे लेना देना नहीं है, काम चाहिए, दाम चाहिए। दैट इज इनसेंसिटिवनेस। तो सत्यनिष्ठा का संकट हम कहां से देख सकते हैं? विचारधारा अगर स्वार्थवाद है, अगर वो इस स्वार्थ पे डिपेंड करता है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट सब मेरे ऊपर रहते हैं, या इस विचारधारा को मजबूत करें कि स्वहित मतलब सर्वहित में ही स्वहित है, यानी कि अगर सबका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो एटलीस्ट मेरा इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है, अगर ये भावना है तो संकट नहीं है, इसकी उल्टी भावना है तो संकट है। इसी तरह मैंने बताया कि वैल्यूज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज होने चाहिए हमारे अंदर। तो अगर मूल्यों की बहुलता का सिद्धांत है तो संकट नहीं है, इसका उल्टा है तो संकट है। मतलब मुझे खुशी, डिफरेंट तरीके से मैं खुशी खोज पाता हूं। समझ रहे हैं या नहीं आप लोग? यस सर। मतलब हमारे फिजिकल सुख ही जीवन का मात्र एक लक्ष्य नहीं है, एक अल्टीमेट गोल यही नहीं है कि मैं कितना खा लूं, कितना मैं बना लूं, और मैं कितना कंज्यूम भोग लूं, मैं किन किन चीजों को, खाली यही नहीं है अगर, तो संकट कम है। तो हम देखें तो वही बात, सुखी हमारे जीवन का एकमात्र अगर लक्ष्य नहीं है, ये स्थापित कर सके हम, तो संकट कम होगा, संकट नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि अगर सोसाइटी में हम स्पिरिचुअल वैल्यूज पर फोर्स करें, बल दें, जो सेवा के आदर्श हैं, जो आइडियल्स ऑफ सर्विसेज हैं, सर्विस है, उसको स्थापित कर सकें, उसको एस्टेब्लिश कर सकें, तो सत्यनिष्ठा का संकट नहीं है। अगर लिखना हो कि सत्यनिष्ठा का संकट है क्या, तो इसका अपोजिट लिख देंगे, ये नहीं है तो संकट है, प्रॉब्लम है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? अगर हम सिखा सकें लोगों को, या सिखाना चाहिए, यूनिटी बिटवीन मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब माइंड, वाचा मतलब स्पीच, और कर्मणा मतलब एक्शन। अगर हम एक कर सकें लोगों का, इसके अंदर यूनिटी बिठा सकें, मनसा वाचा कर्मणा में, हमारी सोच, हमारा स्पीच,
और हमारा एक्शन, हमारा मनस, हमारा वाचा, बोलना और कर्म में यूनिट कर सकें, इन सब में एक कंसिस्टेंसी हो, सुसंगति हो, तो ये इंटीग्रिटी है। क्लियर है बात? यस सर। तो किसी सत्य के प्रति अविभाज्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, एक डेफिनेशन और याद आ गया, लिख लो। यानी कि अनडिवाइडेबल किसके प्रति? किसी ट्रुथ के प्रति। अगर आप किसी ट्रुथ के प्रति, ट्रुथ, वो ट्रुथ क्या हो सकता है आपके लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है वो हैं, या कोई डॉक्टर है तो जो डॉक्टर से जुड़े हुए जो आइडियल्स हैं, डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए वो हैं। कोई टीचर है, जो भी है, बात समझ में आ रही है? तो सर एलिजेंस, हाँ आवाज क्या बोलो? हाँ सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हम्म, ये रेशनल प्रिंसिपल पे वो करता है सर, हाँ मतलब बेस है, फॉर्म्ड है ये। हाँ। तो उसके प्रति रॉयल्टी ही हमें एक्चुअल इंटीग्रिटी की ओर दिखाती है। हम्म, ये भी हम इसको मान सकते हैं सर? हाँ हाँ। तो आप इसको लिख लो, हो सकता है भूल जाओ, मुझे जो ख्याल आया वो लिख लें। किसी सत्य के प्रति अविभाज्य निष्ठा, अनब्रेकेबल एलिजेंस, ELLEGIANCE, एलिजेंस फॉर ट्रुथ, और एक एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं। जल्दी से बताओ, अमित तुम ही बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स क्या हैं? कोई दो तीन एग्जांपल दो, कोई तीन एग्जांपल दीजिए। बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स क्या हैं, संवैधानिक आदर्श क्या हो सकते हैं? बताओ जल्दी, बहुत सारे हैं, कोई तीन बताने हैं। सर क्लिक नहीं कर रहा अभी। एक क्लिक नहीं कर रहा सर। ओके कोई बात नहीं। साक्षी बताओ। तबीयत ठीक है तो बताओ। सर अभी क्लिक नहीं कर रहा है मुझे भी। तो पूजा बताएं, पूजा पाठक, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, संवैधानिक आदर्श क्या हैं इंडियन? ओके तुम बताओ आयुष, सुन रहे हो? किसी को आवाज आ रही नहीं मेरी? आ रही? सब लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं। आ रही है सर। बताओ। आ रही सर नहीं पता। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स नहीं पता, ये क्या कोई बात हुई? तुमने अभी इतने अच्छे नंबर लेके आए हो तुम, अभी पढ़ाई तो बताएं, अनुराग बताएं। सर सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हिमानी बताइए। सर इक्वेलिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, कोई तीन तीन बताने हैं सबको, बढ़िया बताया। रोहिणी तुम बताओ, केवल तीन बताने हैं जो बेस्ट थ्री हो आपके हिसाब से।
Sir, liberty, equality and justice. यस, कुल मिला के जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरा का पूरा आप सबको रटा हुआ होना चाहिए। अपना नाम भूल जाएं बाई चांस, लेकिन प्रियम्बल ना भूलें, इस ढंग से रटा हुआ होना चाहिए। और प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं वही तो है, प्रस्तावना का मतलब ही यही है, प्रियम्बल का मतलब ही यही है। तो इक्वालिटी अगर मुझे बताने हो, बहुत सारे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि इक्वालिटी और जस्टिस, है ना, और ब्रदरहुड या कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, लिबर्टी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इसको बोलते हैं, ठीक है, या लिबर्टी, जो भी हो। कुल मिला के आपको कुल मिला के ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बना रखा है, बस उसको समझना है। तो जो भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आदर्श गढ़े हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के आदर्श होने चाहिए। उससे वो जितना दूर है उतना ही वो कम निष्ठावान है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी कम है उसकी, जितना उसकी तरफ है वो ज्यादा इंटीग्रिटी के साथ है। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर को मैं, एक लास्ट चीज रह गई है कि सत्यनिष्ठा बनती कैसे है। एक तो मैंने संकट पहले बता दिया आपको कि संकट क्या है, आपको मुझे कैसे या मैं कैसे ज्यादा सत्यनिष्ठ बन सकता हूं, या कोई व्यक्ति कैसे ज्यादा सत्यनिष्ठ हो सकता है। तो मैंने आपको लास्ट बताया था, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ एज ए फॉर इंटीग्रिटी। सोचो, सबके पास 30-30 सेकंड है, किसी का भी नंबर आ सकता है, सोचो, और अगर आपको ख्याल पहले आ जाए तो हैंड रेज करें। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, आवाज ब्रेक हो गई थी। हेलो, हाँ, बताओ रोहिणी, आप अपने आप को कैसे ज्यादा इंटीग्रिटी में रखोगे? Sir, by bringing a uniformity in my thoughts, speech and action, that is mansha, vacha and karmana, and having an unbreakable love for truth, I can ensure my conduct will be in consonance with integrity. बस बिल्कुल ठीक है, जितना आपने पढ़ा है ना उतने में से आंसर ढूंढ लेना है। आंसर बहुत निकाले जा सकते हैं, बट आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। समीर बताओ। ये सर सेम पॉइंट्स ही थे, बट इसमें एक मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि हम चीजों को समझते हैं कि अच्छी वैल्यूज क्या है या बुरी वैल्यूज क्या है, बट अपने आप को कंट्रोल करके और उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, आत्मबल। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहे? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है।
बताओ भाई, इतने अब क्लास ये चैप्टर अंत हो चुका है, लास्ट में इतना सब कुछ मैंने बोला है, तो अब आप सोच के बताओ कैसे अपने आप को ज्यादा तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे। मतलब वही क्वेश्चन लिख लो, बल्कि हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटीग्रिटी। आप अपने आप को कैसे निष्ठावान बनाएंगे। सर मैं सिंक्रोनाइजेशन करूंगा, जो मैं सोचता हूँ हम्म बोलूंगा और जो मेरा उसके साथ एक्शन होगा, इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन करके हम्म, एक एक लॉयल्टी की तरफ रहूंगा कि मैं खुद को इंटीग्रिटी की तरफ रखूं। ठीक है संजय, तुम कोशिश करो। सब लोग सही बता रहे हैं, कहीं किसी की गलती नहीं है। बताओ। सर जो उपभोग की जो फिजिकल वर्ल्ड की जो चीजें यूज करने की प्रवृत्ति है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसको कम करेंगे। ठीक बात है। तो आपकी पर्सनालिटी में मोर वैल्यूज ऐड करेंगे, सेंसिटिव होंगे, टॉलरेंस की फीलिंग होगी और हाँ सर्विस सेवा की भावना जितनी ज्यादा होगी। हाँ, तो मेन बात है कंसिस्टेंसी की, सुसंगति की, है ना। सुसंगति, जैसे मैंने कहा कई बार, जो आप सबने यूज किया ही, मनसा वाचा कर्मणा, माइंड स्पीच एंड एक्शन, इसमें अगर सुसंगति है, जैसा आप सही समझते हैं, हम कहते हैं ना कि हृदय की सुनो, आत्मा की सुनो, तो यहाँ पर इंडियन जो कल्चर है, या वर्ल्ड वाइड भी, ज्यादातर मामले में, ज्यादातर लोग, कुछ अपवाद हैं इसके, बट ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि आत्मा जो है हमारी, जो हमारा इनर कॉन्शियस है, वो, उसमें सत्य का, वो सत्य के अंश से बना है, सत्यता उसमें है। तो मनस हमारा उस ढंग से ही अगर हम बोलें, वही एक्शन करें, इन सब में कंसिस्टेंसी हो, तो एक ये कहा जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको कहा एक रेडीमेड आंसर आपको हमेशा रखना है, सेंसिटिवनेस। कि आप ज्यादातर जगह यूज कर सकते हैं। जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, आप जरा सोचें, आपके पास जो भी काम आता है ना, आप जिस भी पद पे हो पब्लिक सर्विस में, वो किन लोगों के लिए आता है, कौन आपसे मदद की तरफ देखता है आपके पास। अंबानी को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए होगा, वो सीधे प्रधानमंत्री जब बनाया जा रहा है, जब चंदा दिया जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उस लेवल पे मैनेज कर सकता है, या अडानी कर सकता है। आपके पास ज्यादा उम्मीद लेकर कौन आता है, सोचो जरा। पब्लिक लाइफ में, खासतौर पर सिविल सर्विसेज जैसे पब्लिक लाइफ में, जो सोसाइटी का बिल्कुल दीनहीन व्यक्ति होता है। आपको मिड डे मील का आवंटन देखना है। मिड डे मील कौन खाता है, किसके लिए है वो मिड डे मील, पीडीएस देखना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकान कहते हैं। बताओ, ज्यादातर मामले में आपके पास मदद के लिए कौन आता है, जिसको आप टाल भी सकते हैं, उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि आप पर दबाव डलवा सके, क्योंकि बाकी लोग तो मदद के लिए नहीं आ रहे, वो तो आपसे काम ले ही लेंगे और उनको लेना होगा। तो बताओ। तो पुअर डिप्राइव्ड, जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। हाँ, और अगर आपके अंदर सेंसिटिवनेस नहीं है, तो आप इजिली मिड डे मील का पैसा खा सकते हैं, पीडीएस में जो अनाज आया है उसका गबन कर सकते हैं, मतलब उसमें आप करप्शन कर सकते हैं, विकलांग या वृद्धा पेंशन, या ऐसे पता नहीं कितने फंड आते हैं, और वो फंड उनके लिए आते हैं कि अगर आप गायब कर दें, तो उसमें से ज्यादातर लोगों की, 99.99% लोगों की हैसियत नहीं है कि वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, ज्यादातर मामले में, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें। तो कंपैरेटिवली आसान है वहां पे पैसा मार लेना, क्योंकि जिनके लिए आया है, वो, उनके पास अभी वो एम्पावर्ड नहीं है। और जो एजेंसीज हैं उसमें तो ये आमतौर पे कहा जाता है, मैं रिश्वत लेता ही इसीलिए हूँ ताकि रिश्वत दे सकूं आगे। मैं अगर फंस जाता हूँ
तो लिए हुए रिश्वत से ही रिश्वत दे के बच जाऊंगा। भाई रिश्वत के केस में मैं फंसा, रिश्वत दे के बच गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुल मिला के इनसेंसिटिवनेस। तो अगर हम इसको पब्लिक लाइफ में जहां भी क्वेश्चन उठे उसका एक रेडीमेड आंसर हमेशा तैयार रखो। हमें लोगों के अंदर क्या बढ़ाना चाहिए? संवेदनशीलता। एक संवेदनशील व्यक्ति शायद मिड डे मील या जो मैंने जो भी वेलफेयर के लिए है उसका पैसा नहीं मारेगा। ये उसका मनस ये एक्शन करने के लिए तैयार नहीं होगा। यस और नो? तो एक आंसर क्या तैयार है? संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस। तो सत्यनिष्ठ कैसे बनाएंगे? हम लोगों को ज्यादा सेंसिटिव बनाएं या अपने आप को सेंसिटिव बनाएं। वो दर्शन, वो विचार, वो फिलॉसफी, वो वैल्यू अपने अंदर बढ़ाएंगे और उनके उन लक्ष्यों को, उन गोल्स की तरफ बढ़ेंगे जो बहुलवाद, यानी कि जिसमें ज्यादातर लोगों की सुख के लिए, यानी कि सर्वहित में मैं अपना हित देखने का प्रयास करूं। सर्वहित, सर्व मतलब सभी, क्योंकि मुझे मालूम है सर्वहित होगा तो उसमें मेरा हित अपने आप छिपा हुआ है। तो किया जा सकता है। और हमेशा जब भी एक सेंसिटिव वाली बात याद रखनी है रेडीमेड आंसर के तौर पर, और हमेशा याद रखना है अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक लाइफ की बात आती है तो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट जितना होगा, पारदर्शी होगा जितना प्रशासन, उतना ज्यादा, जितना ओपननेस होगा उतना ज्यादा इंटीग्रिटी के चांसेस बढ़ेंगे। यस और नो? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है ना? यस सर। आज बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, संजय और बाकी जिन लोगों को कल नहीं दिख रहा था? यस सर, देखा है बोर्ड। पर ध्यान रखना है यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो मेरी आवाज वगैरह तो रिकॉर्ड होगा, ये बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ऊपर लिख के इन्होंने भेज दिया है। तो ये इनका कुछ होगा। तो खैर, तो सत्यनिष्ठा कैसे बनाएंगे, कैसे इंटीग्रिटी रखेंगे? तो सेंसिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और उन विचारों की तरफ ज्यादा झुकाव रखा जाए जो आध्यात्मिक मूल्य, यानी कि जो स्पिरिचुअल वैल्यू, न कि मटेरियल वैल्यू को ऊपर रखते। मटेरियल वैल्यू कौन क्या होते हैं? वही ज्यादा कंज्यूम कर लेना। और आप देखेंगे कई लोग इतना कंज्यूम करके रखे होते हैं वो जिंदगी में उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, बट उनका एक नशा हो गया है। आपने एक व्यक्ति का नाम अखबार में सुना होगा, यादव सिंह, नोएडा अथॉरिटी, सुना आप लोगों ने? यस सर, यस सर। यस यस सर। सर। और मैं फिगर भूल गया हूँ, पता नहीं कितना फिगर था, पर बहुत बड़ा अमाउंट था जो मतलब बहुत ही बड़ा था। शायद 1000 करोड़, 1000 करोड़ था या क्या था, जो भी था इतना ही था सर। 1000 करोड़ था। सोचो, पब्लिक लाइफ में रहते हुए आप दिखा तो सकते नहीं, छिपा ही सकते हैं, बहुत ही कम दिखा सकते हैं वरना पकड़े जाएंगे। तो खाली अलमारियां भर भर के खाली देख के ही तो आनंद ले रहा है पैसे का वो, और यू क्या कर सकता है? एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। सिस्टम ऐसा बनाया है नेचर ने, आपके पास एन नंबर ऑफ पैसा हो और आप कंज्यूम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। हमारी कंजम्पशन की जो ताकत है, हमारी इंद्रियों की ताकत लिमिटेड है। वरना सारी मिठाइयां सारे अमीर लोग नहीं खा जाते, सारे आम अमीर लोग खा जाते। जब पैसे पैसे से ही खरीद सकते हैं तो यह तमाम चीजें। कहने का मतलब है, मजाक एक तरफ, कहने का मतलब है कि विचारधारा में चेंज करना बहुत जरूरी है, फिलॉसफी चेंज करना जरूरी है, जो मटेरियल वैल्यूज की जगह क्या लेकर आए, किसको बढ़ावा दे? आध्यात्मिक मूल्य।
आध्यात्मिक मूल्य स्पिरिचुअल यानी कि वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यू है ना। जो थॉट को क्या, जब मैं ज्यादा सेंसिटिवनेस से काम करता हूं तो मैं ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई पाता हूं आंतरिक रूप से। हो सकता है फिजिकली नहीं, हो सकता है मटेरियल वैल्यू मेरी ना बढ़ रही हो, मटेरियल चीजें ना बढ़ रही हो, बट मैं अंदर से इनरिच फील करता हूं। आध्यात्मिक बोलने का मतलब राम भजने से मैं नहीं कह रहा कि बैठ के माला लेके कर रहा है वो सब तो एक अलग चीज हो गई, एक अलग कर्म कांड है। बट मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो इन सॉफ्ट या इन तरह की चीजों में मुझे ज्यादा मिलता है। जब मैंने कहा कि जब मैंने मदद की और उस व्यक्ति की आंखों में चमक आई, जो मुझसे उम्मीद लेकर आया था, उसका मैं लास्ट होप था। मैं क्लास में कई बार समझाने के लिए कहता हूँ कि जिसकी भगवान ने भी नहीं सुनी उसकी आप सुन पाते हैं। वो तब से गिड़गिड़ा था सैकड़ों दिन से भगवान से, बट आपने कलम चलाई या आपने थोड़ी कोशिश की, जो कि जेन्युइन काम किया था, जेन्युइन व्यक्ति था वो। और इस तो ये आध्यात्मिक मूल्य हम इसको कहेंगे, सेवा के आदर्श, जैविक एकता तथा आंगिक एकता को मजबूत करना। जैविक एकता क्या होता है कि एज ए अपने आप को हम एक पूरा यूनिट, जैसे शरीर है, शरीर में खाली मेरा केवल दायां हाथ मजबूत हो, बायां और बाकी चीजें मजबूत ना हो, तो हम इसको इसको हम प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। तो हम जैसे हम कहते हैं ना इकोनॉमी में कि जीडीपी एक बात हो गई, लेकिन हमें ग्रॉस हैप्पीनेस या इस टाइप की चीजें बढ़ानी चाहिए, कुछ वो वाली बात। यानी कि डेवलपमेंट और डिफरेंस देखते हैं ना हम लोग, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यस सर। तो ग्रोथ बेटर है। तो अगर हम आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो ग्रोथ होगा वो या डेवलपमेंट होगा, बताओ। डेवलपमेंट होगा सर। तो जैसे जैविक, यानी कि अगर हम इसको एक ऑर्गन की तरह देखें कि एक ऑर्गन मजबूत हो रहा है, तो खाली ऑर्गन मजबूत होगा उससे बॉडी हम स्वस्थ हेल्दी बॉडी नहीं कहेंगे। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, सर्वहित में स्वहित देखना, इंटरेस्ट ऑफ ऑल या पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये इस तरह से चीजों को हम सत्यनिष्ठा को हम समझ सकते हैं। क्या ये बात पूरी तरह समझ में आई आप लोगों के? यस सर। जी। तो इस तरह से तो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है इंटीग्रिटी में? जो मैंने आपको शुरू में 4 5 6 बताया था वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं या कोई पॉइंट छूट गया है बोलने में? सब हो गया ना आशीष? जी सर हो गया। सर ये टाइप्स ऑफ वैल्यू ही है इंटीग्रिटी भी? वैल्यू तो है ही, पर कौन से वैल्यू, है ना? सेल्फ वैल्यू भी तो थी, है ना? जी बट हायर वैल्यू है, तो हम जो भी अब पढ़ेंगे वो एक हायर वैल्यू को पढ़ेंगे। उस हायर वैल्यू का यहाँ पे नाम इंटीग्रिटी है। सर, आपने शुरू में जो वैल्यूज में डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी सुपीरियर वैल्यूज जो हैप्पीनेस लाती हैं, तो उनमें हाँ ही। हाँ। ठीक। अब वही बात है, जब हम कहते हैं ना कि मेरा सेटिस्फेक्शन, मेरे हैप्पीनेस किससे आएगा, तो उसमें हम हायर और लोअर वैल्यू को की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी फिलॉसफी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि मैं हैप्पी किस चीज में होता हूँ। सही बात है या नहीं भाई? आप हैप्पी देख सकते हैं किसी के हाथ में 2-2 हजार की 50 गड्डियां जब आती हैं, 10 गड्डियां जब आती हैं, तो तब वो हैप्पी होता है। वो ऐसा हैप्पी होता है जब उसके हाथ में गड्डी होती है, तो वो वैसा खुश होता है जैसा खुश वो कभी और चीज में हो नहीं सकता। तो हैप्पीनेस एक वो भी है, हो सकता है ना वो। लेकिन तो वहां पर हम हायर और लोअर की बात करेंगे। हायर वैल्यूज कौन से हैं, तो हायर वैल्यूज को हम देखेंगे भाई। आमतौर पर इंटीग्रिटी टूटने का या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर होने का वजह क्या है? लोगों का स्वार्थ मूल होने का कारण क्या है? लालच। लालच किसके लिए? वही कंज्यूम करने का, कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, उपभोक्तावादी है, वो ज्यादा ज्यादा उपभोग करना चाह रहा है ना?
सही है ना? और जब हम आध्यात्मिक मूल्य कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल वैल्यू कह रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेंसिटिवनेस या चेतना की। ठीक बात है ना? चेतना की, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस जो हमें वही सर्वहित को, सबके इंटरेस्ट को ऊपर रखने को हम यहाँ पे चेतना कह रहे हैं। ठीक है ना? सर अभी किसी ने डिस्कस किया था कि भौतिकवाद जो है, जो हाँ। जो वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, हम्म, उससे हम खुद को अगर दूर कर लेंगे या कम कर देंगे तो हम इंटीग्रिटी के करीब जाते हैं। हम्म। क्या सर ये स्टेटमेंट मतलब फ्यूचर में अगर हमें आंसर राइट करना पड़े ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं? नहीं, हमें दूर होने की बात नहीं है, दूर होने की बात सही नहीं है। हमें मिडिल पाथ की बात है ना? बुद्धा पाथ, हाँ। मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्या है? बुद्ध का पूरी पूरी फिलॉसफी क्या है? बुद्ध की फिलॉसफी है ना तो हम इस इस एक्सट्रीम में जाएंगे ना दूसरे एक्सट्रीम में, ना हम त्याग के एक्सट्रीम में जाएंगे और ना ही हम भोग के एक्सट्रीम में जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अंततः दुख दुख पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लो वही लगातार कोई कंज्यूम कर रहा है, लेट से मोबाइल देखता रहता है, नेटफ्लिक्स और ये सब चैनल देखता रहता है, बट वो एक्सट्रीम में कंज्यूम कर रहा है, तो अंततः वो कष्ट में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी। कोई मीठा खाता ही नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रीम में छोड़ रखी है, और कोई इतना मीठा खाता है, तो दोनों ही एक्सट्रीम है। त्याग भी एक एक्सट्रीम है और भोग भी, कंज्यूम करना भी एक्सट्रीम है और छोड़ देना भी एक्सट्रीम है। लाइफ कहाँ है? मिडिल पाथ में, राइट? तो ये कहने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि भौतिक चीजें जो हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है या उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये है, लास्ट क्लास में मैं क्योंकि गांधी पढ़ा चुका हूँ, गांधी वाला, इसलिए हो सकता है आपको ना पता हो। उसमें मैंने सर बताया था गांधी ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं पहन रहे हैं। गांधी ऐसा नहीं कि जी नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो 125 साल जीने के लिए कह रहे थे, 125 साल जीऊंगा, उनके लगातार ये स्पीच थे। और शायद उनको गोली ना लगती तो शायद क्या पता जीते भी, वैसे भी बहुत एज के थे। तो वो मतलब जीवन के खिलाफ नहीं है, बट उन्होंने जीवन को वैसे नहीं पकड़ रखा जैसे चींटी गुड़ को पकड़ लेती है। अगर आप गांव देहात में हैं और आपको पता है, तो चींटी जो 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 चीटा होता है ब्लैक वाला अगर गुड़ आपने कहीं रखा है, उसको पकड़ ले तो आप छुड़ाएंगे अगर, छोड़ेगा नहीं सर वो। तो अपनी गर्दन वहीं छोड़ देगा वो, पर वो चींटी उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये इस तरह के जो आसक्ति है, इस तरह की इसके खिलाफ, मतलब ये इसको ना होना अध्यात्मवाद में मैं कह रहा हूँ। ठीक है? तो दोनों ही एक्सट्रीम ना होना, ना। है ना? एक एक्सट्रीम अध्यात्मवाद में क्या हो सकता है? ना हंते ना हंता, ना कोई मरता है ना मारता है कुछ करने की। अगर हम इस तरह से फिलॉसफी बना लें कि कुछ भी नहीं मरता है, कुछ भी खत्म नहीं होता, कुछ भी, सब या सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है, दो में से कुछ भी सोच लें, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन, इस तरह का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, वो भी गड़बड़ है। ये सुनो, आप देखें, आप म्यांमार में देखें, बर्मा जिसको पहले नाम था, म्यांमार में इतने साधु होने लगे कि गवर्नमेंट को से लाइसेंस लेना पड़ा कि अगर आप मॉन्क होना चाहते हैं, साधु होना चाहते हैं, तो पहले लाइसेंस लो। क्योंकि अगर साधु ही साधु फिरेंगे तो उनको उनको पालेगा कौन, खिलाएगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो म्यांमार में, जिसको बर्मा नाम था, साधु आप त्याग करके घर निकल रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लें। गवर्नमेंट देखेगी, सेटिस्फाई वो सेटिस्फाई होगी तो आपको परमिशन देगी। क्यों? वही है सब। समझ रहे हैं बात को? जी। और कोई क्वेश्चन?
तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया है जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड था। तो बताओ जल्दी जल्दी, जिससे पूछे वो फट से ऑन करे माइक और बताए, और ताकि फिर दूसरे का नंबर आए। फटाफट बताना है। अगर आपको बताना हो कि व्हाट इज इंटीग्रिटी, क्या है सत्यनिष्ठा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले अनुराग बताइए। सर, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इज इंटीग्रिटी, या ये भी कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देने हो तो एग्जाम्पल्स दें। अभिनव, 2 एग्जाम्पल। सर किसके एग्जांपल? इंटीग्रिटी के? पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी। सर इंस्टीट्यूशनली देखें तो अपनी जुडिशरी का हम एग्जांपल दे सकते हैं। जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड एंड सर गांधी तो है ही एवरग्रीन एग्जांपल। क्या गांधी का एग्जांपल है? ये सर बैलेंस रखना, एक्सट्रीम में नहीं जाना है किसी के भी। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द माइंड, स्पीच एंड एक्शन। एक्सट्रीम एडाप्टेशन एंड एक्सट्रीम लॉस में नहीं जाना, देयर शुड बी ए बैलेंस इन बिटवीन। ये बात आप लोग ठीक से समझ रहे हैं ना? एक्सट्रीम का मैटर, एक्सट्रीम में जाने वाला कभी सच में भोग भी नहीं पाता। अगर वो उस ढंग से भी देखे, उसको देखो, एक तो यूज करना है, उसकी यूटिलिटी है। जैसे आपने एक बहुत ही आप चाहते थे, आपने एक बहुत बढ़िया कार ली, बहुत अवेटेड था, आपने कार ली। एक है आसक्त होना, उससे चिपक जाना, उससे बिल्कुल लस्ट होना, ठीक है। और एक है उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी उसकी। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा यूज कौन कर पा रहा होगा? जो उसको यूज कर रहा होगा, या जो उसको बिल्कुल मतलब वही कि जो बिल्कुल बहुत ज्यादा आसक्त होगा उससे? बताओ। यूज कर रहा होगा। यूज कर रहा होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम कुछ भी हो, एक वो सब कुछ गलत है, मैंने आपको बताया है। वो आदमी कंज्यूम भी नहीं कर पाता है एक्चुअल में, वो बहुत आसक्त है। तो ठीक है, एक मिडिल पाथ पर होना, एक थोड़ी दूरी होना जरूरी है किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, 10 साल बाद मिला, स्टेशन पे अचानक, रेलवे स्टेशन पे दिखाई दिया, और आप मिले और आप गले मिल गए। एक्सट्रीम है, आप छोड़ ही नहीं रहे। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। हो सकता है ये जो प्रेम है वो झगड़ा में बदल जाए कि अरे पागल हो क्या, ये क्या बात हुई। कुछ भी कह सकते हैं हम, किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जहां भी एक्सट्रीम है वो प्रॉब्लम है। कबीर को कोट कर सकते हैं, आप संस्कृत के श्लोक कर सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, इस टाइप के कुछ भी कह सकते हैं। अति का ना बरसना अच्छा है, ना धूप अच्छी है, जो भी है, बैलेंस। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको वो वाली बात याद रखनी है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, और उसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी वाली ज्ञान मीमांसा वाली मैंने आपको बताया था, या मेटाफिजिक्स वाली यूज कर लें। मेटाफिजिक्स में मैंने बताया था कि 2 तरह से लोग सोचते ही हैं। 2 तरह से कैसे सोचते हैं? 2 तरह की सोच होती है। सोच क्या क्या होती है? एक सोच ये है जो मान के चलती है कि हम बॉडी हैं, और एक सोच मान के चलती है कि सोल हैं हम, शरीर ही अंतिम सच है।
शरीर अंतिम सच है, तो सेंस ऑर्गन्स, शरीर को हम किस तरह से जानते हैं? सेंस ऑर्गन्स से जानते हैं। सेंस ऑर्गन्स के में खुशी का मतलब क्या है? ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करना। दूसरी तरफ सोल, या इसको हम चेतना कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का सेटिस्फेक्शन किससे है? जब हम सेवा का भाव लाते हैं, हम किसी के काम आ गए, या हमने साहित्य पढ़ा और बहुत मजा आ गया, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो चेतना कौन से अप होती है, कौन से सेटिस्फाई होता है? अगर हम बॉडी माने अपने आप को, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, और उनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना होता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कंज्यूम। इस तरह से भी एक एग्जाम्पल देकर आप इस बात को समझा सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया सबके, ये जो समझाया अभी? जी सर। ठीक है ना? आप प्रिजम्पशंस दे सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि मनुष्य मूलतः शरीर है, अगर मनुष्य मूलतः शरीर है, तो शरीर इंद्रियों से बना है। इंद्रियां हमेशा दो तरह के एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करती हैं, अनुभव ग्रहण करती हैं, सुख और दुख का। अगर मेरी ये सोच है कि मैं बेसिकली बॉडी हूँ, शरीर हूँ, तो अगर शरीर हूँ, तो कुल मिला के मुझे वो काम करने चाहिए जिससे मुझे सुख मिले। और सुख किससे मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां भोग से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फिलोसफी में या एथिक्स में क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? सुखवाद। हेडोनिज्म या हेडोनिस्ट होना। हेडोनिस्ट कौन है? सुखवादी। सुखवादी मतलब जीवन का पर्पस ही, जीवन का अंतिम लक्ष्य ही है सुख लेना, इंद्रिय सुख, और इसका कहीं अंत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एक बहुत अच्छी हमारी उपनिषदों की कहानी है, आपने जरूर सुनी होगी, मैं वो रिपीट कर रहा हूं, कि एक राजा था। पहले बताया जाता है कि ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले के युग थे, उसमें बहुत लंबी लंबी एज हुआ करती थी। तो शायद त्रेता द्वापर सतयुग जो भी हो, उसमें 1000 साल की एज थी। तो 1000 साल एक राजा ने इस जीवन को भोगा, है ना। यमराज आए, यमराज ने कहा कि भाई तुम्हारा उम्र, तुम्हारी 1000 साल थी, वो पूरी हो गई, अब चलो, चलते हैं हमारे धाम चलो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा राजा कि अरे अभी मैंने भोगा ही क्या है, 1000 साल तो कुछ होते ही नहीं है, है ना। अभी तो ये करना रह गया है, वो करना रह गया है, मुझे मुझे थोड़ा समय और दे दें। तो यमराज ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ ये है कि तुम्हारे 100 पुत्र हैं, उसमें से कोई अपनी आयु दान कर दे तुम्हें, तो तुम उतना तुम्हें ऐड हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। तो पता चला कि जो उनका जो सबसे छोटा बेटा था, उसने कहा कि मैं अपनी आयु दान कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा भी कि अरे 100 पुत्र हैं, सबसे छोटा वाला है, अभी तो उसका जीवन देखा ही क्या है, 10-15 साल का है, और ये 1000 साल का है ये बुढ़ा। तो उसने कहा कि जब मैं इसलिए जीवन दान कर रहा हूँ, जब ये 1000 साल में नहीं कुछ पा पाए, और इनको अभी भी समय कम लग रहा है और समय चाहिए ही, तो मैं ही और जी के 1000 साल जी के मैं क्या करूंगा। कहानी और लंबी है, मैंने शॉर्ट करके बताई है। तो कहने का मतलब है, जो कंज्यूम करने का जो करेक्टर है, वो ये है, जिसको हम संस्कृत में सुखवाद, या हिंदी में सुखवाद कहते हैं, इंग्लिश में उस व्यक्ति को हेडोनिस्ट कहते हैं। हेडोनिस्ट, सुखवादी। क्लियर है? तो वही आपको अंतर करना है स्पिरिचुअलिस्टिक और हेडोनिस्टिक में। क्लियर है बात इतनी? खत्म करें इसको। तो हेडोनिज्म का अपोजिट हम क्या याद रखेंगे आंसर में लिखते समय? स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म, आध्यात्मिक व्यक्तिवाद, है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ पूछिए पूजा। जी सर। सर मुझे इसमें एक पॉइंट ये पूछना था कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधी दुनिया इसलिए नहीं
करप्शन कर रही है क्योंकि उन्हें खुद भोगना है, वो शायद इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मतलब उनके लिए करना है। हाँ, ये भी बात है। तो इसको वही कहेंगे, वो आखिरकार किसके बच्चे को, किसकी पीढ़ी को, मेरी पीढ़ी को, कुल मिला के मुझे ही, मेरे ही सुख के लिए है वो। ठीक है, हो सकता है कि मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत परेशान रखा है, बट मुझे सुख मिलता है मेरा किसी को, मेरे बेटे को, मेरी संतान को। तो आखिरकार वो भी तो क्या है, सुखवाद ही तो है ना। इनडायरेक्टली क्या है, क्योंकि अगर वो सभी बच्चों के लिए सोच रहा होता कि दुनिया के सारे बच्चों के लिए मैं सोच रहा हूं, तब तो हेडोनिज्म होता ही नहीं। यहाँ भी क्या है, ममत्व है, मैं और मेरा का भाव है। तो ये भी तो उसी कैटेगरी में है, केवल उसमें खाली एक्शन चेंज है। ठीक है, जी सर। ओके, फिनिश करें इसको। कुछ पूछना है तो पूछो, लास्ट हुआ ये। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए सर्वहित वाली बात, तब तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो तब मैं मिड डे मील का या कोविड-19 में जो बांटना था, इतना सारा फंड आया, फंड एक तो ऊपर से कटता कटता आया, कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, कलेक्टर ने उसमें भी, या कलेक्ट्रेट का मतलब ना केवल कलेक्टर, जो भी थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने उसमें भी खा लिया। तो ना केवल इनसेंसिटिवनेस है, वो तो है ही, साथ साथ यही है कि जितना ज्यादा कंज्यूम कर लो उतना ज्यादा सुख मिलेगा हमें, ये भाव। चलो ठीक है भाई, इसका मतलब खत्म हुई बात। बस आपको जब आप डिफरेंट फील्ड बताएंगे तो आप बता देंगे। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया, पॉलिटी में कुछ एक आध एग्जांपल दे सकते हैं, स्पोर्ट्स में, जुडिशरी में, कुछ भी एग्जांपल। और करंट का देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि पढ़ने वाले को भी तुरंत कोरिलेट कर पाएगा, है ना। ठीक है, कोई मान लो स्पोर्ट्स आप देखते हैं और आपने अभी इस हाल एक आध 2-4 महीने, तो उसको आप डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह ही है। सॉफ्टवेयर बनाने की बात कहें तो हमने बताया कि ह्यूमन का जो नेचर है वो है, उसके लिए भी वो कहानी, एक अच्छी कहानी बचपन में पढ़ी होगी आप लोगों ने। वो एक कहानी पढ़ी होगी, बिच्छू और साधु वाली, है ना। साधु अपने नेचर से काम कर रहा है, जबकि अरे 50 होंगे समय के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, अवेयर रहना है, आसपास की चीजों से आप एग्जाम्पल बनाएं, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। इसमें जो बाजारवाद है, यानी कि मार्केट मार्केट है, वो बताओ हिडनिज्म की तरफ ले जा रहा है हमें या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, बताओ। बाजारवाद, हेडोनिज्म। अगर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा खुशी का मतलब ज्यादा कंज्यूम करना, ज्यादा इकट्ठा करना, है ना। जो मैंने आपको गांधी में पूरा समझा ही चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। गांधी कह रहे हैं हिंसा है, हिंसा क्या है, एक्युमुलेशन, संग्रह करना, और अपरिग्रह, संग्रह न करना। मतलब जरूरत भर की चीज रखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम सैलरी छोड़ रहे हैं या हमें जो सुविधा मिली है। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह, नॉन एक्युमुलेशन, जितनी जरूरत है, जो जो मेरा दायरा बनाया गया है उसमें काम करना। ठीक है, तो बस यही है। सर एक कल हमने हाँ, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात जब करी थी तो उसमें बोला था कि वो इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी थी, उसमें हाँ, मार्केट इकोनॉमी ज्यादा ठीक है हर एक के लिए, ये पढ़ा था। हाँ, और आज हाँ, इंटीग्रिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि हेडोनिज्म नहीं, स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो दोनों हाँ, आपस में कंट्राडिक्टरी, और वहां पर उसको भी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस फैक्टर दी गई और बताया। इसको भी। हाँ, जी तो बाजार को हम क्यों कर रहे थे
कि बाजार हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जी विकल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो विकल्प हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमें उन विकल्पों के थ्रू ज्यादा लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बट अभी हम बाजार को हम किस तरह से देख रहे हैं? हम बाजार को देख रहे हैं कि वो हमारे अंदर की ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने के नेचर को बढ़ा रहा है। दोनों में डिफरेंस है ये, ठीक है ना। बाजार हमें ऑप्शन दे रहा था तो हम ज्यादा बेटर सोच पा रहे थे, वैल्यूज बढ़ रही थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाजार हमें ऑप्शन देने की जगह हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वो हमारे अंदर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और तरीकों से हमारे अंदर ज्यादा कंज्यूम करने का, तो ये इसका वो फर्क जो है। आपने एक्सट्रीम बात कही कि मतलब ये एक्सट्रीम बात एक्सट्रीम कही, जब हो यस जाएगा तो वो नुकसानदायक है। यस। ठीक। और कुछ? सर एक डाउट है। हाँ, ये इसी की ये जो डेफिनेशन है कि फुलफिलिंग ऑल इंटरेस्ट, ये इंटीग्रिटी को दर्शाता है सर। लेकिन मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और वो करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, और करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी फुल अपनी पूरी नहीं कर रहा है। करप्ट का मीन्स वो ब्राइब लेता है, ठीक है, अच्छी खासी मोटी ब्राइब लेता है। लेकिन वो उसके ब्राइब लेने से, हमने शायद ये पहले डिस्कस भी किया होगा कि उसके ब्राइब लेने से दूसरों के सबके इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं। तो वो इंटीग्रेटेड पर्सन है या नहीं? एक एग्जांपल दो, छोटा सा एग्जांपल दो अपनी बात जल्दी से समझाने के लिए। क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंटीग्रेटेड पर्सन है कि नहीं। करप्शन करता है बट ऑन द वेरी अदर हैंड वो सबके इंटरेस्ट भी फुलफिल करता है। उसका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है दूसरों के इंटरेस्ट फुलफिल करने में, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है सिर्फ करप्शन करने में, और उसके करप्शन करने से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा होती। नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अगर बहुत ही शॉर्ट, बहुत नैरो देख रहा होगा तो उसको ऐसा लग सकता है, बट अगर वो सही मायने में देखेगा, ब्रॉडली उसको समझेगा, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि बिना किसी के हक मारे ये एक मतलब अहिंसक करप्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब नॉन वायलेंट करप्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं कुछ चीजों को इग्नोर कर दूं तब हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एक आम तौर पर मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूं, हमारे यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, खास तौर पे इनकम टैक्स वगैरह में, ये ऐसा कुछ लोगों के बीच कहावत है कि हम किससे पैसा ले रहे हैं, इनकम टैक्स देने कौन आ रहा है, या किसके फाइल्स फंसे होते हैं। जो बहुत अमीर है, भाई पहली पोस्टिंग आपकी एज असिस्टेंट कमिश्नर होती है, मतलब आप एक कमिश्नरी को देख रहे होते हैं, और नोटिस आप बहुत कम लोगों को भेज सकते हैं, क्योंकि भेज तो किसी को भी सकते हैं बट आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इतना वर्क फोर्स नहीं है। तो आप मान लो गाजियाबाद या नोएडा जैसी जगहों पे 100 लोगों को नोटिस भेजते हैं। 100 लोगों को नोएडा में अगर खाली 100 लोग खोजना हो, तो आप समझ सकते हैं वो 100 लोग कितनी मोटी पार्टी होंगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो कहा जाता है कि उनसे अगर हमने पैसे ले लिए तो अरे वो तो वैसे उनको फर्क नहीं पड़ता, 1000 करोड़ का मालिक है, उससे हमने थोड़ा सा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही मैं जो मेरे आइडियल्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, उसके नीचे उतरता हूं, करप्शन हो गया, और इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके। और ना केवल पैसे की बात है, वो कुछ भी हो सकता है। ये हम जो डिफरेंट दीपावली और ये जो सिस्टम चलाया है हमने, दीपावली में गिफ्ट लेना, ये करना, वो करना, देना लेना वगैरह वगैरह, मैं कॉर्पोरेट लेवल पर और उसके लिए ऑफिसर्स लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, कोई किसी को कुछ दे रहा है तो कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के साथ दे रहा है। वो कई बार तुरंत दिखाई देता है, कई बार थोड़ा देर में दिखाई देता है। कहने का मतलब है, एक सिंपल सेंटेंस याद रखना है, अगर मैं आइडियल से नीचे उतर रहा हूं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के आइडियल्स हैं, जो मुझे वैल्यूज एज ए इंस्टीट्यूशन मुझे मेरे अंदर होने चाहिए, तो मैं करप्शन कर रहा हूं, वो इंटीग्रिटी के
अगेंस्ट जा रहा हूं। कई बार दिखता है, कई बार देर में दिखता है। ओके, हम रॉबिन हुड होने को कभी भी वैल्यू के तौर पर, एक हायर वैल्यू के तौर पर नहीं देख सकते। ठीक है, तब तो हम एज ए ऑफिसर, जितने बाबा हैं इनके किसी चीज को हम करप्ट कह ही नहीं पाएंगे। कोई भी बड़ा, आप 50 बाबाओं के नाम ले लें, वो बहुत सारे वेलफेयर के काम करते हैं, जबकि वो रेप के केस में, मर्डर के केस में, जमीन कब्जा के केस में, इस तरह के केस एक आम बात है, उस केस में लिप्त होते हैं वो। तो एक फेस उनका वो है, बट साथ ही साथ उसको सही या उस अपने एक जन समर्थन के लिए या एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए, आप पंजाब में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि अपनी एक आस्था रखते हो पंजाब के या कई जगह के बाबाओं को। देखिए, गुजरात का बाबा एक पकड़ा गया है, तब से उसको जमानत ही नहीं हुई है। अब किसी को भी देखें XYZ, आप पता नहीं उनके एलिगेशन सही है या नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये सही है कि बहुत सारे वेलफेयर के काम कर रहे होंगे वो, बहुत सारे स्कूल चला रहे होंगे, गरीबों के लिए अस्पताल चला रहे होंगे। पंजाब में तो सारे बाबा नशा मुक्ति के केंद्र चलाते हैं, उससे सैकड़ों बच्चों को फायदा हुआ है, रियल में फायदा हुआ है। बट क्या हम उसको हायर एथिक्स कह सकते हैं, उनके उन करप्शंस को, या उनके उसको नहीं कह सकते ना? समझ रहे हैं ना? यस सर। और कुछ भी सही करना, अगर एक जगह मैं सही कर रहा हूं, इसका मतलब है हरगिज नहीं है कि मैं दूसरी जगह गलत कर सकता हूं। इसके लिए मुझे अलाउ हो गया है, इसके लिए मुझे छूट मिल गई है। जहां पे गलत है वो गलत है, और वो गलत कोई भी हो सकता है, बाबा हो सकता है कोई, या हमारे रियल बाबा भी हो सकते हैं। वो 10 जगह सही हो सकते हैं, एक जगह गलत हो सकते हैं। तो जहां गलत है वहां गलत ही बोलेंगे कि ये जो हमारे वैल्यूज हैं इस इंस्टीट्यूशंस के, उसके खिलाफ है। दैट इज ओके। अब कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जल्दी से बताओ। अब तो एक दिन का पूरा टाइम मिल गया। जो वो मदर का केस वाला था, जिसमें इलेक्शन ड्यूटी होनी थी, बताओ। सर मतलब मैं, हाँ सर, उसमें ना ये था कि इलेक्शन ड्यूटी वाले का आंसर कि ये हो सकता है, क्योंकि सर दोनों ही तरफ मेरे एथिकल हैं, दोनों ही तरफ मेरी मॉरल ड्यूटी है, मेरी मदर की तरफ भी और मेरे जो पब्लिक ड्यूटी है उसकी तरफ भी। सर मैं मतलब जो नीचे, जैसे अगर मैं कलेक्टर हूँ तो सर जैसे SDM होंगे, DSP होंगे, SP होंगे, और भी मतलब बहुत आला अधिकारी होते हैं जिले में, तो मैं उनको भी तो मतलब कर सकता हूँ कि भाई आप देखना, और मैं लगातार उनके टच में रहूं, स्थिति वहां पे मतलब देखता रहूं, और मैं वहां पे अपनी मदर के पास जाके उनको लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और कोई किसी का आंसर? सर जिस पद के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक पद बहुत रिनाउंड पोस्ट है सर। एक तरफ मेरी मदर है और एक तरफ जो आने वाला एक नया ढांचा जो पूरे समाज को देखेगा। मतलब इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट आएगी तो वो इलेक्शन प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों की फैमिलियां जुड़ी रहेंगी। तो मैं एट लास्ट यही डिसीजन लूंगा कि मैं अपनी ड्यूटी को निभाऊं, और मेरी मदर को मेरा या तो कोई बहुत क्लोज बंदा हो, मैं उसको परसू करूं कि आप इसको थोड़ा हैंडल करो तब तक मैं फ्री होता हूं, या अपने से नीचे के किसी ऐसे अफसर को जो जिसको मैं दे सकता हूं डील की आप जाके उसे एक बार विजिट करें, ताकि मैं यहाँ अपना काम प्रॉपरली कर पाऊं। ठीक है सर ये ऑप्शन तो मेरा भी था, लेकिन ना मैंने इस ऑप्शन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माताजी कभी भी लटक सकती हैं। तो अब सर अगर कभी भी लटक सकती है माताजी, तो इतनी देर में तो वहां पे बंदा जाए, बोलूं कि देख क्या है, पता चला माताजी मतलब हो गया काम। तो इसलिए इस ऑप्शन को मैंने रोल आउट किया। हाँ, अगर उनकी सिर्फ तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना है तो फिर तो डेफिनेटली फिर तो यही बनता है कि भाई मैं किसी को भेज सकता हूँ अपने रिलेटिव नहीं तो को। डिलेमा है, इसलिए तो क्वेश्चन है। हाँ। सर देहांत का किसी को मालूम नहीं है ना कि वो अभी होगा या 2 महीने बाद होगा, ये तो कोई नहीं जानता। अगर कोई श्योरिटी हो
शाम तक ही मर जाएंगी तो फिर तो मैं कोशिश कर सकता हूँ एक बार, लेकिन हर ये सब चीजें अनसर्टेन है तो मैं तो उसी को प्रायोरिटी रखूंगा। ठीक है। और सर क्योंकि मैंने छुट्टी के लिए पहले ही अप्लाई किया है और छुट्टी ग्रांट नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि वहां पे मेरी अटमोस्ट जरूरत है। यहाँ पे डिलेमा मेरे पर्सनल एथिकल वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल एथिकल वैल्यू के बीच में आ जाएगा, जहाँ पे an individual's interest might be forsaken for a bigger interest of the institution, and I will leave somebody, either my sibling or my father or somebody close to my mother, क्योंकि उनका भी कुछ अभी फिक्स नहीं है, but I'll go for the duty because institutional ethics are more important than the personal ones. ठीक है। और कोई लोग ट्राई करो, सब लोग बोले सब सही है, कुछ भी बहुत गलत नहीं है, खाली प्रोस्पेक्टिव 19-20 हो सकता है, चेंज हो सकता है। बताओ। सर इसके साथ ये भी है कि मैं जिस पोस्ट पर हूँ वहां पर मेरा पहुंचना भले ही इस वक्त मतलब कठिन है, लेकिन सारी मेडिकल सुविधाएं और सब कुछ मैं उनके लिए अवेलेबल, और इस वक्त उनको मेरे से ज्यादा उन चीजों की जरूरत है, उन नीड की जरूरत है जिससे उनकी लाइफ को बचाया जा सके। तो मैं वो सब कुछ प्रोवाइड उनको करवाने की कोशिश करूंगा और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा फिर वहां पर, यहाँ पर किसी को लगाकर वहां जाऊंगा, इस तरह की। ठीक है, ये सारे आंसर सही हैं, बट हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना है, इमोशनल भी रहना है, वरना बिना इमोशन के फिर ह्यूमन और एक पत्थर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इमोशन भी होना है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये जो आंसर दिया है इन्होंने, इसके अंदर इमोशन ऐसा नहीं है कि मैं बेपरवाह हूं मदर के केयर को लेकर, मेरी वो भी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, वो पर्सनल मेरा उसमें इंटरेस्ट है और पर्सनल मेरी उसमें मेरी ड्यूटी है। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट बात ये होगी जो अभी कही आशीष ने, कि ठीक बात है उनकी हालत बड़ी खराब है और ये सब कुछ है, तो उनको मेरे असिस्टेंस ज्यादा जरूरी है, मेडिकल असिस्टेंस, या मेरा वहां फिजिकली प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है? क्या लगता है आपको? दोनों में अगर एक चुनना हो तो क्या बेटर होगा? इमोशनल भी, बट इंटेलिजेंस किस में ज्यादा दिखती है आपको? मेडिकल असिस्टेंस, है ना? मेडिकल असिस्टेंस भी तो मैं फ्यूचर में इमोशंस भी दिखा पाऊंगा उनको। हाँ, तो मेडिकल तो मैं इसमें अपने आप को इमोशनल भी दिखाऊंगा और इमोशनल दिखाते हुए एक इंटेलिजेंस की बात कहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर वहाँ पे कोई इंटरनेट की कोई सुविधा है जिससे मैं उनसे बात कर सकूं, आजकल वीडियो कॉल होते हैं या तमाम हैं, तो मैं उनसे उनको टच में रह सकता हूं। बट मेरी इंटीग्रिटी किस में है? मैंने इसीलिए कल क्वेश्चन आपको दिया था ये, आज इंटीग्रिटी को पढ़ने के लिए, कि मेरे इंटीग्रिटी में से अगर दो में से एक ही चुनना पड़ जाए, अगर दोनों हो सके इससे सुंदर तो कुछ है नहीं, पर फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, डिलेमा होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे दो में से प्रेफरेंस देना होगा, तो किसे प्रेफरेंस दूंगा? आज पढ़ाया लिखाया तो है मैंने आपको, बताओ किसे दूंगा? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा रोल है एज ए सन या डॉटर या हस्बैंड या ब्रदर या जो भी है, उससे मैंने मुंह मोड़ा है, बट उसको मैंने उस इमोशन को इंटेलिजेंस के साथ हैंडल किया है। बात सही है या नहीं? देखिए, आप अगर बहुत इमोशनल है ना, बहुत इमोशनल हैं, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे सिचुएशन में किसी के फायदे की जगह नुकसान ही करा सकते हैं उसका। यस और नो? कई बार कहा भी जाता है डॉक्टर खुद Yes, का sir. या खुद के अपने जो उसके बहुत ही करीबी हैं उनका ऑपरेशन नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कम दक्ष हो जाता है, उस समय कम स्किलफुल हो जाता है, हो सकता है कि इमोशन उसके ऊपर हावी हो जाए, इसलिए कहते हैं ना। तो इमोशन हावी होना, बैलेंस का टूट जाना,
वो किसी काम का नहीं है, नुकसान ज्यादा है। बोलो, बात समझ में आई? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप चर्चा करें, सोचें, औरों से करें और एक एक आंसर तक सोचें। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप अगर पॉसिबल है, अगर वहां पर क्वेश्चन में अभी स्पष्ट नहीं है, अगर पॉसिबल है तो वीडियो कॉलिंग इत्यादि के थ्रू मैं उनसे कांटेक्ट रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है वो उनको दिया जाए। और मैं अपनी जो इलेक्शन की ड्यूटी है जिसको, क्योंकि अगर मैं इसको अपने असिस्टेंट पे छोड़ता हूँ अपनी ड्यूटी को, अपनी ड्यूटी से मैं भाग नहीं सकता। अगर असिस्टेंट ही पूरी तरह संभाल सकते तो मेरा एज ए इलेक्शन ऑफिसर होना जरूरत नहीं होती। ऐसे ही ऑलरेडी बहुत कम रिसोर्सेस हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसोर्सेस की कमी है। अगर ऐसा होता कि मुझे रिप्लेस किया जा सकता तो किया जा चुका होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं अपने ड्यूटी को डेलीगेट करके नहीं बच सकता। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन लिखो कल के लिए और जरूर इस पे सोचना है, लिखना है, बल्कि लिख के मुझे भेज देना। लिखो, आज ही की बात को एक्सटेंड करते हुए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ भी चुका है शायद, मिलता जुलता शब्द लिखो। द गुड ऑफ, डबल इनवर्ट कॉमा में लिखो, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज, the good of an individual is contained in the good of all. व्यक्ति का भला उसी में है जिसमें सबका भला है। डबल इनवर्टेड कॉमा में, the good of an individual is contained in the good of all. Full stop. What do you understand by this statement? Question mark. How can this principle be implemented in public life? आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में यह सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्लियर है? स्पष्ट है सबको? यस सर। तो इसको करें। तो 150 वर्ड्स मैक्सिमम 10 मिनट में लिखने की कोशिश करें। 10 मिनट में बहुत ज्यादा बता रहा हूं अभी, पर शुरू में ठीक है। कोशिश करें कि 10 मिनट में 150 शब्द आपके खत्म हो जाएं। शुरू में टाइमर लगा के रखें, कोई घड़ी या मोबाइल में आजकल टाइमर आई, सभी के पास मोबाइल होगा ही, टाइमर लगाएं या जैसे भी करें आप, देखें कि आप 10 मिनट में इतना लिख पाते हैं कि नहीं। अगर आप ये लिख लें तो एक क्वेश्चन और सोच लें, इसको खत्म ही करते हैं चैप्टर को, एक आध क्वेश्चन लिखा के। लिखो, इट इज ऑफन सेड, जिसको आजकल ऑफ्टन भी बोल देते हैं, दिस इज ऑफन, OFTEN, this is often said that politics and ethics do not go together. ये आपने सुना भी होगा। Yes, sir. What is your opinion in this regard? Question mark. Justify your answer with illustration. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अक्सर कहा जाता है कि राजनीति व नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते या नहीं चलते। पूर्ण विराम। इस संबंध में आपकी क्या राय है? उदाहरणों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बस 2 ही कर लो, काफी होगा। कल हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे, सर ये कितने वर्ड का है? 150 तो सारे 150 में लिखना है, ठीक है?
जब तक मैं अलग से बताऊं नहीं तब तक एथिक्स के सारे आंसर इतने में लिखने की कोशिश करनी है। हाँ, मैं कह रहा था कि कल जब क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आज जो मैंने वेंसडे को भेजा था करंट अफेयर्स वो सब आप पढ़ लीजिएगा, और उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल आपको आपको दूंगा, आपको करने होंगे। और जो मैंने आरटीई को लेकर जो क्वेश्चन भेजा है उसको लिखिए और उसी साइट पर उसी जगह पर आप पोस्ट कर दीजिए, अपना फोटो, अपना आंसर का फोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है? सर एक बार वो क्वेश्चन बोल दीजिए आरटी वाला। आरटी वाला क्वेश्चन कोई भी जिसके पास जो ओपन कर सके जरा बोल दे क्वेश्चन। मैंने मोबाइल कहीं दूर रख दिया है। Critically examine the success of Right to Education Act in India. ये हाँ 2010 वाला। हाँ आरटी वही है। और सर इसमें कुछ अप्रोचेस भी दिए हैं आपने हैंडल करने के लिए क्वेश्चन को। हाँ, तो क्वेश्चन यही होगा, क्रिटिकली एग्जामिन द सक्सेस ऑफ आरटी इन इंडिया। आप जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है जो भारत में, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये एक प्रश्न है और अप्रोच होगा आपका कि कैसे आंसर लिखेंगे। शुरू में आप जैसा हमेशा ही मैं बताता हूँ वही करना है। सबसे पहले तो आरटीई को ब्रीफली बहुत शॉर्ट में बता देंगे कि आरटीई है क्या, हाइलाइट्स कर देंगे क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीव करना चाहता है आरटीई, तभी तो आप एग्जामिन करेंगे। हाइलाइट्स कर देंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके रखे गए थे इस एक्ट के। देन डिस्कस इट्स सक्सेस विथ शॉर्टकमिंग्स, तो सक्सेस बताएंगे शुरू में, किसने क्या क्या अचीव किया है, तो ऑफ कोर्स अचीव किया है, बट जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी वो सब अचीव नहीं हुए हैं, उसमें कमी है, वो शॉर्टकमिंग्स को लिख देंगे। और कुछ सजेशन के साथ, एक या दो जो भी आपको सजेशन लगता है आरटीई में, उसको कंक्लूड कर देंगे। यही तरीका होता है, ठीक है? मैं आपका आंसर दूंगा भी, मैं आपको आंसर जब आप लोग दे देंगे मैं उसको एक बार देख लूंगा, उसका एवेल्यूएशन कर लूंगा, इसके बाद मैं आंसर आपको भेजूंगा भी। ओके, ठीक है? कोई और बात? क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जरूर लिखने की कोशिश करेंगे, है ना? आप अच्छा लिखें जरूरी नहीं है, बट आप अपना अच्छा लिखें ये जरूरी है। सर ये वाला जो क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर एट ऑल, तो क्या हम मतलब इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी से जोड़कर लिख सकते हैं? लाइक कैन वी स्टार्ट विद मैकियावेलियन थॉट कि मैकियावेली का ऐसा सोचना था बट गांधी का ऐसा सोचना था। बहुत और शॉर्ट में ऐसा लिख सकती हैं आप, है ना? क्योंकि आपको ध्यान रखना है एथिक्स का पेपर है ना? तो उसी रेंज में रहते हुए आप अगर एग्जाम्पल देती हैं शॉर्ट में, कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल, तो अच्छा ही होगा ये, बट उसको मतलब फिर उसमें खो नहीं जाना, है ना? यस सर। हाँ, अच्छा होगा कि आप कोई बड़ा एग्जाम्पल दें जिनके, तो अच्छा होगा, बट वो एथिक्स का ही पेपर होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि वो पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर है। ओके, यस सर। ठीक है, कल आंसर लिख के मुझे दो। हाँ, तुम क्या कह रही थी? अच्छा, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रही है ना, इसलिए आंसर वो नहीं आ रहा होगा। यस सर। तो सर फिर आप कैसे? शिवांगी को भेज दीजिए, मैं उससे फॉरवर्ड करा दूंगी। तो उससे फॉरवर्ड कराओगी तुम, तो यहाँ हो, फिर कैसे हो जाएगा? सर हो जाएगा, वो मतलब मेरे ठीक है, पेरेंट्स के फोन नंबर पे भेज देगी। ओके ओके, तो मैं उसको अभी भेज ही देता हूँ, उसको तुम बता देना, ठीक है? यस सर। उसको बता देना, वरना उसको लगेगा कि 12 बजे क्या इतना सारा भेज दिया है। यस सर, मैं बता दूंगी सर। ठीक है, ठीक है, मैं बस 10 मिनट में भेजता हूँ। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
गुड नाइट सर।